आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है बैंकिंग। बैंकिंग में हमको मेनली दो तरीके के बैंक्स के बारे में पढ़ना है। पहला है कॉमर्शियल बैंक और सेकंड है सेंट्रल बैंक। इन दोनों दो तरीके के बैंक होते हैं नॉर्मली। उन दोनों तरीके के बैंक के बारे में बात करेंगे, उनके क्या क्या काम है और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसमें जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है वो है पहला कॉमर्शियल बैंक। इनकी मीनिंग समझनी है हमको, कॉमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं, इनके थोड़े बहुत फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। चूँकि डिटेल में इनका फंक्शन जो है वो सिलेबस में नहीं है, इसलिए डिटेल में उनके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब इनकी मीनिंग की बात करेंगे तो इनके थोड़े बहुत फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सेकंड है मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। इसके बारे में हमने बात की थी मनी वाले चैप्टर में कि मनी सप्लाई जो होता है वो दो लोग करते हैं। एक होता है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से आरबीआई जो है वो मनी सप्लाई करती है, और सेकंड होता है कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से मनी सप्लाई करते हैं। तो उस क्रेडिट क्रिएशन को यहाँ पर समझेंगे कि मनी क्रिएट कैसे करते हैं। जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो मार्केट में एक्स्ट्रा मनी की सप्लाई कैसे करते हैं, या उसको मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है हमारा द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक जो कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसको आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है। और इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, कुछ जो भी इसके इंपॉर्टेंट से फंक्शंस हैं। अभी के टॉपिक में इस जो पूरे चैप्टर में हमको इन चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। अभी हम मेनली इन दोनों पे फोकस करेंगे, जो हमारा कॉमर्शियल बैंक है उनकी मीनिंग, और साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है वो मनी क्रिएशन। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस लगभग आते ही आते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कॉमर्शियल बैंक होते क्या हैं। कॉमर्शियल बैंक है जिसको हिंदी में व्यापारिक बैंक भी कहते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहला क्या है कि ये प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका काम क्या होता है, या जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ये दैट टेक डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स, या कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं, या कस्टमर अपने पैसे जो है इनमें जमा करवाने के लिए आता है। एंड मेक बिजनेस लोन, साथ साथ ही बैंक कस्टमर्स को या बिजनेस फर्म्स को लोन देते हैं। तो दो इनके फंक्शंस होंगे और यही इनके दो प्राइमरी फंक्शंस हैं। पहला क्या है कि आपके हमारे जो भी सेविंग्स हैं उसको हम ले जाकर इन बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और बैंक इसका काम करता है, उसके बदले में हमको कुछ ब्याज देते हैं। और साथ साथ जो पैसे बैंक के पास होते हैं उससे वो दूसरे लोगों को, जिन लोगों को भी ज़रूरत है, चाहे वो बिजनेस फर्म्स हो चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, उनको लोन देते हैं और उसके बदले में भी उनसे वो इंटरेस्ट लेते हैं। इन सारी चीज़ों को करके वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट कमाते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं। इन एडिशन दे आल्सो सेल वेरियस इन्वेस्टमेंट टूल्स या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज दैट ऑगमेंट देयर प्रॉफिट। इसके अलावा ये कई सारे और भी काम करते हैं, कई सारे तरीके के इन्वेस्टमेंट टूल्स बेचते हैं, कई सारे तरीके के बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमको, चाहे वो चेकबुक की सर्विस हो, चाहे एटीएम की सर्विस हो, चाहे जैसी भी सर्विसेज हैं, कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना है, या हमको किसी और को ट्रांसफ़र करना है। तो ये सारी तरीके की डिफरेंट टाइप के और भी ये फंक्शंस करते हैं, और उन सारी चीज़ों से उनको जो भी क्यूमुलेटिव रूप से उनको प्रॉफिट होता है। तो ऐसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये काम करते हैं, लोगों के डिपॉजिट लेते हैं, साथ साथ लोगों को लोन देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कॉमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक बोलते हैं। नॉर्मली जो हम अपने आसपास जितने भी बैंक देखेंगे वो सारे बैंक क्या होंगे, इन्हीं सारे बैंक में से कोई ना कोई होंगे। वो चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे एचडीएफसी हो, कैनरा बैंक हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे जो भी बैंक हैं ये क्या हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं। इन सबका काम होता है प्रॉफिट अर्न करना। पंजाब नेशनल बैंक हो गया, हम अपने आसपास इन्हीं सारे बैंक्स में से कोई ना कोई ज़रूर देखते होंगे, या हो सकता है एक से ज़्यादा भी देखते हों। ये सारे क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और सबका काम क्या है, यही काम करना है। अब ये सारे लोग मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, या मार्केट में क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं, मनी क्रिएशन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में लिखा हुआ है क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। जो कि ये कॉमर्शियल बैंक हैं, ये व्यापारी बैंक हैं, ये मार्केट में पैसे की सप्लाई कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कॉमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ फॉर एक्सेस टू द इनिशियल डिपॉजिट। एक वर्ड जो है वो इंपॉर्टेंट से आएगा, वो क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट होगा। मतलब बैंक के पास पैसे आते कहाँ से, हम ही आप लोग जो पैसे वहाँ पे जमा करते हैं, कोई ना कोई इसमें पैसे जमा करता है, उसी पैसे पे बैंक जो है किसी दूसरे को आपके पैसे लोन दे देगा, उससे इंटरेस्ट लेगा, हाई इंटरेस्ट लेगा, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देगा, और सारी चीज़ें फंक्शन करेंगी।
तो उन्हीं सारी बैंक के पास जो भी पैसे जमा करते हैं, क्या ये लगता है कि हमने जो बैंक में पैसे जमा किए हैं वो बैंक कहीं एक लॉकर में बंद करके रख देता है और फिर जब हम बाद में जाते हैं तो हमारे पैसे हमको दे देता है? ऐसा है नहीं। वो आपके पैसे को क्या करता है, कहीं ना कहीं यूज़ करता है और आपके पैसे से वो प्रॉफिट कमाता है, और उस प्रॉफिट में से चूँकि आपने उसमें पैसे जमा किए हैं तो आपको कुछ मात्रा में वो इंटरेस्ट जो है वो दे देता है। दूसरे से वो हाई प्रॉफिट कमाता है, हाई इंटरेस्ट रेट देता है और आपको थोड़े बहुत इंटरेस्ट रेट दे देता है, और जो उसका मार्जिन होता है वही क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है। लेकिन वो अपने प्रॉफिट को कई गुना करता है। कैसे करता है कि उसके लिए एक वर्ड आता है इनिशियल डिपॉजिट का, और उस इनिशियल डिपॉजिट से यानी कि हमने जितने उसमें पैसे जमा किए हैं, 100 रुपये या 1000 रुपये, जितने भी, अगर हम मान लें कि सारे लोगों ने मिला के बैंक में 100 रुपये जमा किए, तो बैंक क्या करता है, वो जो 100 रुपये होंगे वो इनिशियल डिपॉजिट्स होंगे, और बैंक उन्हीं 100 रुपये का इतनी अच्छे तरीके से यूज़ करता है या इतने तरीके से उसका यूज़ करता है कि वो उस 100 रुपये से कई ज़्यादा गुना जो है वो लोन बांट देता है, कि उस 100 रुपये से वो 1000 रुपये हो सकता है वो लोन बांटते हैं, और उसी सारे लोन से उसको ढेर सारे जो है इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, ढेर सारा प्रॉफिट होता है। तो इसी पूरे फंक्शन को हमको समझना है। इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड बाई मेकिंग टू एजम्पशंस। दो हमको एजम्पशंस लेने हैं, या दो मान्यताएं हमको पहले से मान के चलनी है कि ये सारी चीज़ें हैं, तभी जो है ये नियम जो है, ये क्रेडिट क्रिएशन का जो सिस्टम है वो काम करेगा। पहला क्या है, द एंटायर कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट एंड टर्म एट बैंक। हम जो भी इस चैप्टर में बैंक के बारे में बात करेंगे तो हम किसी एक बैंक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि SBI हो गया, यूनियन बैंक हो गया, नहीं। जितने भी कॉमर्शियल बैंक के सिस्टम्स हैं, जितने भी पूरा बैंकिंग सिस्टम है, उसको हमने क्या माना, एक यूनिट मानी, और सारी चीज़ों को मिलाकर उस एक यूनिट को हम किससे डिनोट करते हैं, बैंक से डिनोट करते हैं, या बैंक्स से डिनोट करते हैं। हम किसी एक बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बैंकिंग सिस्टम की, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बात कर रहे हैं। सेकंड जो है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू द बैंक्स, दैट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक्स एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। जब हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि चेक जो है वो क्या है, एक मनी की तरह फंक्शन करता है। जो डिमांड डिपॉजिट है वो क्या है, एक तरीके की मनी है, और वो मनी कैसे मार्केट में सप्लाई होती है, चेक के माध्यम से। आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, आपके अकाउंट में इतने डिमांड डिपॉजिट रखे हुए, आप किसी को चेक दे सकते हैं, वो बंदा ले जाएगा, चेक बैंक में जमा करेगा, उससे पैसे निकालेगा या उससे पैसे ट्रांसफ़र करेगा। तो यहाँ पर एक अजम्पशन करते हैं कि जो भी पेमेंट जो इकोनॉमी में सारी चीज़ें चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, चेक के माध्यम से चल रही हैं। यानी कि अगर मुझे पैसे निकालने हैं या मुझे किसी को पैसे पेमेंट करने हैं तो मैं जाऊंगा बैंक से पैसे निकालूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, एक चेक भर के दूंगा उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति क्या करेगा, फिर नॉर्मली होता क्या है कि चेक ले जाते हैं और चेक के साथ फिर हम एक डिपॉजिट का फॉर्म अटैच करके अपना नंबर लिख देता है जिसके नाम से भी चेक जमा है, और वो पैसे चेक के माध्यम से उसने निकाले और साथ साथ वो तुरंत उसके अकाउंट में जमा हो जाते हैं। मतलब कहीं पर कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ, कोई फिजिकल कोई नोट या कोई सिक्के हमारे हाथ में नहीं आए। हमारे एक व्यक्ति के अकाउंट से, एक व्यक्ति ने चेक दिया, उसके अकाउंट से कुछ पैसे निकल के जिस व्यक्ति के नाम वो चेक था, जिस व्यक्ति ने उस चेक को कैश किया, उसके अकाउंट में उतने पैसे लिख गए। यानी कि हमको ये मान के चलना है कि सारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे चल रहा है, चेक के माध्यम से ही चल रहा है। और जो भी रिसिप्ट, जो भी कोई चेक के माध्यम से पेमेंट कर रहा है और जो चेक के माध्यम से पैसे ले रहा है वो भी पैसे क्या कर रहा है, उसे अपने अकाउंट में ही जमा करवा रहा है। मतलब पैसे कहीं निकल नहीं रहे हैं, सारी चीज़ें केवल एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रही हैं, और उन्हीं सारी चीज़ों से कैसे मनी क्रिएशन होगा। तो ये दो एजम्पशंस होंगे, जब हम इनको मान के चलेंगे या जब हम एज्यूम करेंगे कि ये दो चीज़ें होंगी, तभी जो है क्रेडिट क्रिएशन का जो है फार्मूला वो अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो उसके बाद अब बात करते हैं क्रेडिट क्रिएशन है क्या। द डिपॉजिट्स हेल्ड बाई बैंक्स आर यूज्ड फॉर गिविंग लोन्स। ये चीज़ें हमने समझ ली कि अगर हम कुछ पैसे बैंक में जमा करते हैं तो बैंक क्या करता है, उसी पैसे को दूसरों को लोन देता है। हाउएवर बैंक कैन नॉट यूज द होल अमाउंट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। बैंक क्या करता है, बैंक पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ सरकारी या RBI के कुछ नियम कानून के हिसाब से बैंक चलते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, अगर हमने 100 रुपये जमा किए हैं तो वो सारे 100 रुपये जो है किसी दूसरे व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है, क्योंकि इट इज़ लीगली कंपलसरी फॉर बैंक टू कीप अ सर्टेन मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एट रिजर्व। जो भी उसके बैंक में सब लोग जो भी कस्टमर हैं, कस्टमर के भी तो कुछ
गारंटी चाहिए ना भाई। सरकार जो है किसके लिए काम करती है? कस्टमर्स के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। तो बैंक का काम क्या है? वो तो प्रॉफिट कमाना है। वो तो चाहेंगे कि आपके सारे पैसे किसी दूसरे को दे देंगे। अगर घाटा हो गया तो हो गया, फ़ायदा आप जाने, और अगर प्रॉफिट हुआ तो उनका हो गया। तो इस कारण से सरकार क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर के पैसे को बचाने के लिए वो कॉमर्शियल बैंक पे एक ये करती है, या एक नियम लागू करती है कि आपको सारे पैसे आप किसी दूसरे को लोन नहीं दे सकते हैं। अगर मैंने 100 रुपये जमा किए हैं तो मेरे कुछ पैसे आपको बचा कर रखने होंगे। दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड लीगल रिजर्व रेशियो, या इसको LRR भी कहते हैं, या केवल कैश रिजर्व के माध्यम से कहते हैं। यानी कि ये इतना लीगली आपको रिजर्व में, अगर मैंने 100 रुपये जमा किए हैं तो आपका कुछ परसेंट जो है, या जितना आरबीआई ने LRR जो है निर्धारित किया है, उतना परसेंट आपको बैंक में रखना होगा। उसके बाद का जो पैसा आपको बचता है वो आप किसी दूसरे को लोन पे दे सकते हैं। एंड इट इज़ फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक फिक्स करता है। सेंट्रल बैंक का मतलब हमारे यहाँ कौन सेंट्रल बैंक है? आरबीआई है। तो वही बात देखिए कि बैंक डू नॉट कीप 100% रिजर्व अगेंस्ट द डिपॉजिट। ये 100% रिजर्व भी नहीं रखते हैं। जितना LRR निर्धारित किया गया है, चाहे वो 10% हो चाहे 20% हो, केवल उतना पैसा वो रिजर्व के रूप में रखेंगे। बाकी पैसे वो क्या करेंगे, डिपॉजिट कर दें, दूसरे को लोन दे देंगे। तो वही बात देखिए, बैंक डू नॉट कीप सारे पैसे। आप आपने पैसे जमा किए और बैंक आपके सारे पैसे रखता नहीं है कि आप जब आएँ तो आप ले लें। तो उसको फ़ायदा क्या होगा? वो क्या करेगा, आपके कुछ पैसे जो भी सरकारी जो लीगल रिजर्व रेशियो, उतना पैसा अपने पास रखेगा और बाकी पैसे दूसरे को लोन दे देगा। दे कीप रिजर्व ओनली टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड बाई सेंट्रल बैंक। जितना सेंट्रल बैंक ने LRR, या कहा कि सेंट्रल बैंक ने कहा LRR 10% है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 100 रुपये डिपॉजिट किए बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, वो 10% जो है वो रिजर्व के रूप में रखेगा, और बाकी जो 90% यानी कि 90 रुपये वो किसी दूसरे व्यक्ति को लोन दे देगा। अब बैंक को इतना कॉन्फिडेंस कैसे होता है कि हम आपके सारे पैसे, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उन्होंने वो दूसरे दिन पैसा मांगने पहुंच जाए और बैंक ने तो उतना पैसा लोन दे दिया है। तो बैंक को ये कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? तो बैंकिंग सिस्टम में भी दो तरीके के बैंक जो हैं वो एजम्पशंस लेके चलते हैं। दो तरीके जो हिस्टोरिकल उनको लगता है कि ये हमेशा से चला आ रहा है बैंकिंग सिस्टम में, उस हिसाब से वो दो चीज़ें वो भी मान के चलते हैं। पहला क्या है, ऑल डिपॉजिटर्स डू नॉट अप्रोच द बैंक फॉर विड्रॉल ऑफ मनी एट द सेम टाइम। जितने भी, अगर चाहे वो 1000 डिपॉजिटर्स हैं उसके अकाउंट में, 2000 हैं उसके बैंक में, 50,000 हैं, सारे बैंकिंग सिस्टम में जितने भी, सारे लोग एक साथ अपने पैसे मांगने वापस नहीं पहुंच जाएंगे। ये बैंक जो है मान के चलता है। दे डू नॉट विदड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ मनी इन वन गो। और जो भी व्यक्ति पैसे, जिसके अकाउंट में जितने पैसे होते हैं, हर व्यक्ति क्या करता है, अपने अकाउंट से सारे पैसे एक साथ कभी नहीं निकालता। कोई मामूली ही ऐसा एग्जाम्पल आता है जो निकालता है, नहीं तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में, चूँकि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, तो बैंक्स में हमने एजम्पशन में पढ़ा था कि सारे बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बैंकिंग सेक्टर में लाखों करोड़ों रुपए हज़ारों लोगों ने जमा किए और सब एक साथ पहुंच जाएंगे और सब कहेंगे कि मेरा पूरा पैसा दे दो। ऐसा नहीं होगा। ये बैंक मान के चलता है। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक। हमेशा जो कुछ लोग अगर पैसे निकालेंगे तो कुछ नए लोग पैसे जमा करने भी आएंगे। ये दो चीज़ें बैंक मान के चलता है, और इसी वजह से वो क्या करता है, आपके पैसे को रिजर्व में नहीं रखता है। आपके पैसे किसी और को दे देगा, किसी और के पैसे आपको दे देगा, आपको उससे मतलब नहीं है। वो आपको क्या करना है, आपको अपने पैसे देखने हैं बस, बाकी सारी चीज़ें वो अपने से एडजस्ट करता है। उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। जब ये सारी चीज़ें, ये एजम्पशन सारी चीज़ें हमने मान ली, तो जब इन सारी चीज़ों को हम एज्यूम करेंगे, सारी चीज़ों को एक जगह पे समझेंगे, और उसके बाद हम क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला प्रोसेस क्या होगा, इनिशियल डिपॉजिट। माना कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये बैंक में जमा किए, अपने पैसे ले गए आप, और आपने अपने अकाउंट में कहा कि मेरे नाम से एक अकाउंट खोल दो। उसने आपके नाम से एक सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट खोल दिया, और उसमें आपके पैसे उसने रख दिए 1000 रुपये डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से। उसने आपको 1000 रुपये रख दिए और आपको क्या किया, एक चेक दे दिया कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी आप आके ले लीजिएगा। आरबीआई ने लीगल रिजर्व रेशियो रखा हुआ है 20%। यानी कि किसी व्यक्ति ने एक बैंकिंग सेक्टर में अगर 1000 रुपये का डिपॉजिट आया, तो आरबीआई का या नियम है कि आपको 20% उसका रिजर्व रखना है, जितना भी पैसा आपके पास है डिपॉजिट। तो वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, आपके 1000 के 20 रुपये जो है वो अपने बैंक अकाउंट में रिजर्व पे रख लेगा, यानी कि 200 रुपये, और बाकी के 800 वो क्या करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को लोन बांट देगा। और चूँकि लोन बांटने में हमने पढ़ा था कि जब भी आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, आपने लोन का फॉर्म भरा, आपका लोन अप्रूव हुआ, आपको 800 रुपये
या जितने भी पैसे हैं आपको तुरंत गिन के दे नहीं देगा। बैंक क्या करता है, आपके नाम से एक अकाउंट खोल देता है और उस अकाउंट में आपको लिख देगा कि 800 रुपये इनको लोन दे दिए। आपके पैसे हैं लेकिन आपके पैसे कहाँ हैं, आपके बैंक अकाउंट में, और बैंक आपको क्या देगा, एक चेक देगा। चूँकि हमने बात की कि सारी चीज़ें कैसे ट्रांजेक्शन कर रही हैं बैंक में, हम मान के चलते हैं कि चेक के माध्यम से ट्रांजेक्शन कर रही हैं, और जो भी चेक के माध्यम से पैसा निकालेगा भी वो भी क्या करेगा, उसका पैसा भी फिर से बैंकिंग सिस्टम में ही कहीं ना कहीं जमा होगा। तो यहाँ पर 20% का LRR हो गया और 1000 रुपये का इनिशियल डिपॉजिट हो गया। 200 रुपये उसने रिजर्व के रूप में रखे और 800 रुपये अब वो क्या करेगा, आर फ्री टू लैंड। अब वो उसकी इच्छा है, बैंक की इच्छा है कि वो 800 रुपये जिसे भी चाहे उसे वो किसी को लोन दे सकता है। अब चूंकि हमने बात की कि लोन दिया मतलब आपके अकाउंट नाम से एक अकाउंट खोल दिया और ये माना गया कि आपने 800 रुपये लोन तो लिए हमसे, लेकिन 800 रुपये आपने बैंक में ही फिर से जमा करवा दिए कि अपने अकाउंट में, बैंक आपके ही अकाउंट में 800 रुपये फिर से जमा कर देगा और वो जो जमा है वो क्या होगा, आपका डिपॉजिट माना जाएगा और आपको एक चेक मिल जाएगा कि आप जब चाहें अपने डिपॉजिट को निकाल सकते हैं। मतलब 1000 रुपये में 800 रुपये उसने आपको लोन दिए, लेकिन आपने लोन लेके फिर से क्या किया, उस लोन को बैंक में ही जमा करवा दिया, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे हो रहे हैं, चेक के माध्यम से हो रहे हैं। तो अब बैंकिंग सेक्टर में क्या दिखेगा, बैंकिंग सेक्टर में दिखेगा कि 800 रुपये कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति आया है, उसने 800 रुपये अकाउंट में जमा करवाया या 800 रुपये का नया डिपॉजिट हो गया। और चूँकि अब RBI का नियम है कि जितना डिपॉजिट है उसका 20% आपको रिजर्व के रूप में रखना है, बाकी आप लोन दे सकते हैं। तो बैंक क्या करेगा, वो जो आपके अकाउंट में 800 रुपये डिपॉजिट में दिख रहा है उसका 20% जो है वो कितना होगा, 160 वो रिजर्व के रूप में रखेगा और बाकी जो बचे 640 वो फिर किसी व्यक्ति को लोन दे देगा। इनिशियल डिपॉजिट कितना हुआ, 1000 रुपये। 1000 रुपये से ज़्यादा इकोनॉमी में नहीं है, लेकिन अभी हमने 2 स्टेप में ही देखा कि वो 1000 रुपये में 1000 रुपये इधर जमा हो गए, 800 रुपये, टोटल 1800 रुपये जमा हो गए। और इस 1000 रुपये में उसने 800 रुपये और 640 रुपये 1440 रुपये जो है उसने लोन बांट दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी जो ये 800 रुपये जो आए, ये क्या है, एक्स्ट्रा मनी क्या है, ये क्रेडिट क्रिएशन है। 1000 रुपये के बराबर का मार्केट में चेक पहले से चल रहा है लोगों के पास, उससे ट्रांजैक्शन कर ही सकते हैं। साथ साथ अब लोगों के पास 800, किसी दूसरे व्यक्ति के पास 800 रुपये के बराबर का भी एक चेक आ गया। तो मार्केट में चूंकि पैसे हैं 1000 रुपये, लेकिन चेक कितने का घूम रहा है, 1800 रुपये का। चेक के माध्यम से, क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से मार्केट में मनी कितने रुपए के बराबर घूम रही, 1800 रुपये। तो ये जो एक्स्ट्रा 800 रुपये हैं, ये बैंक ने क्या किया, खुद से पैसे क्रिएट किए हैं। इसी को बोलते हैं मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। 800 रुपये के बराबर का चेक चल रहा है और सारी चीज़ें, चूँकि यहाँ पर माना गया है कि जो भी चीज़ें, हर कोई पूरे पैसे मांगने नहीं आता है, या सारी चीज़ें चेक के माध्यम से ही चलते हैं, पैसे कहीं बाहर नहीं जाते हैं। तो बैंक को करना क्या है, आपके अकाउंट से 1000 रुपये आपके अकाउंट में 1000 लिख के इंटर कर दिया कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये हो गए। किसी दूसरे के अकाउंट में 800 लिख के इंटर कर दिया, उसके अकाउंट में 800 रुपये हो गए। किसी तीसरे व्यक्ति के अकाउंट में 600 लिख के इंटर कर दिया, उसके अकाउंट में 600 रुपये हो गए। और चूँकि सारे पैसे जो भी हैं बैंकिंग सेक्टर में ही हैं, सारे चेक जो हैं बैंकिंग सेक्टर में ही आने हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो जितना चाहे उतना क्रिएट करे। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है क्रेडिट क्रिएशन की, और वो क्रेडिट क्रिएशन की लिमिट क्या होती है कि जो भी, जब तक LRR जो है, चूँकि हर स्टेप पे 20% करता जाएगा, तो जब उसका टोटल जो रिज़र्व है, कैश रिज़र्व, चूँकि अब हमने बात की कि 2 स्टेप पे कितना कैश रिज़र्व हो गया, यहाँ पर 1000 रुपये में उसने 200 रुपये बचाए, 200 रुपये का कैश रिज़र्व हो गया। यहाँ 800 रुपये में उसने 160 रुपीज़ बचाए। फिर इसके बाद हो सकता 640 को भी वो क्या करेगा, बचा के फिर किसी दूसरे के 640 जिसने लोन लिया है उसके भी अकाउंट में 640 डिपॉजिट हो जाएंगे, उसका वो 20% जो है वो अपने पास रखेगा 128 और बाकी को लोन दे देगा। तो जब तक ये अमाउंट जो है, जो रिज़र्व के अमाउंट है, वो बराबर ना हो जाए इनिशियल डिपॉजिट का, मतलब सारा डिपॉजिट जब तक रिज़र्व में ना आ जाए तब तक ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। और उसके बाद कितना टोटल मनी मार्केट में, कितने गुने मनी जो है वो मार्केट में घूमने लगेगा, उसको हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, मतलब इनिशियल मनी को मल्टीप्लाई करके कितने गुना कर दिया गया, उसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा क्रेडिट क्रिएशन का, इसको हम इस टेबल से भी समझ सकते हैं। पहला क्या है, इनिशियल डिपॉजिट हम बात करें, 1000 रुपये किसी ने जमा की, ठीक।
कैश रिजर्व रेशियो या LRR 20% है। अब उसने क्या किया, 20% रिजर्व के रूप में रखा और 800 रुपये लोन दे दिए। अब चूँकि किसी को लोन मिला तो वो लोन भी किसी के अकाउंट में ही जमा होगा। किसी ने लोन लिया मतलब क्या हुआ, वो 800 रुपये उसके अकाउंट में जमा कर देगा। अब वो क्या कहेगा, मानना क्या होगा कि चूँकि उस बंदे ने 800 रुपये लोन तो लिया था, लेकिन उसने लोन लेके हमारे ही बैंक में 800 रुपये उसने जमा किए, तो यानी कि हमारे बैंक में 800 रुपये का डिमांड डिपॉजिट आया। और उस डिपॉजिट का फिर चूँकि नियम है कि डिपॉजिट का आपको 20% रखना है, तो डिपॉजिट का 800 रुपये के डिपॉजिट का वो 20% 160 रुपीज़ रखेगा और बाकी 640 वो फिर से किसी को लोन दे देगा। ये 640 फिर से चूँकि उसने किसी को लोन दिया है तो वो 640 फिर किसी व्यक्ति के दूसरे के बैंक अकाउंट में 640 लिख जाएगा कि आपके अकाउंट में 640 है और उसको एक चेक मिल जाएगा। और वो क्या होगा, 640 एक एज ए डिपॉजिट लिखा जाएगा। फिर उस 640 को 20% वो रिजर्व में रखेगा और बाकी जो बचे 512 रुपये वो किसी को लोन दे देगा। और प्रक्रिया ये चलती रहेगी जब तक चलती रहेगी जब तक सारा जो इनिशियल डिपॉजिट है वो एज ए रिज़र्व जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। सारा जो डिपॉजिट है वो एज ए रिज़र्व के रूप में 1000 रुपये स्टोर हो गए। तब तक उसने क्या किया, टोटल डिपॉजिट उसने 1000 रुपये का टोटल कितने डिपॉजिट हो गए, 5000 रुपये का टोटल डिपॉजिट हो गया। और 1000 रुपये उसने लेकर उसने 4000 रुपये के बराबर का लोन बांटा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया क्या हुई, 1000 रुपये मार्केट में थे और 4000 रुपये मार्केट में घूम रहे हैं। तो ये 4000 रुपये जो एक्स्ट्रा जो 1000 रुपये मार्केट में है और 1000 रुपये तो बैंक के पास खुद रिजर्व में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4000 रुपये जो मार्केट में घूम रहे हैं वो क्या है, एक्स्ट्रा हैं। और ये 4000 रुपये कैसे घूम रहे हैं मार्केट में, पैसे के फॉर्म में चेक बुक के रूप में घूम रहे हैं। और ये चेक बुक भी एज ए मनी काम करता है, जिसको भी पेमेंट करना है, सारी चीज़ें। तो चेक बुक के रूप में 4000 रुपये मार्केट में एज ए मनी सप्लाई कर दी किसने, इस कमर्शियल बैंक ने 4000 रुपये के बराबर की मनी सप्लाई कर दी है। और इसी मनी सप्लाई को इसी को हम बोलते हैं मनी क्रिएशन। मनी क्रिएट की ना उसने, 4000 रुपये की मनी क्रिएट की। 1000 रुपये डिपॉजिट थे और 1000 रुपये रिजर्व में रखे हुए हैं। जिसने डिपॉजिट किया उसके सारे पैसे रिजर्व में रखे हैं, लेकिन फिर भी इसी 1000 रुपये का सहारा लेकर मार्केट में 4000 रुपये के बराबर के चेक जो हैं वो चल रहे हैं। और उस 4000 रुपये क्या है मार्केट में, मनी सप्लाई है। 4000 रुपये जब तक मार्केट में कोई खरीद सकता है, कोई बेच सकता है, तो ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, मनी सप्लाई का प्रोसेस हो गया। उसी इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमको क्या पता चला, एज सीन बैंक्स आर एबल टू क्रिएट डिपॉजिट ऑफ 5000 रुपये। टोटल उन्होंने कितने का डिपॉजिट क्रिएट कर लिया, 5000 रुपये का, विद द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ जस्ट, इनिशियल डिपॉजिट कितना था 1000 रुपये, लेकिन टोटल बैंकिंग सेक्टर में कितना डिपॉजिट हो गया 1000 रुपये का। यानी कि टोटल डिपॉजिट बिकम 5 टाइम ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट 1000 इंटू 5 इक्वल टू 5000 रुपये, 5000 रुपये। यानी कि इनिशियल डिपॉजिट कितने टाइम बढ़ गया, 5 टाइम बढ़ गया, 5 गुने बढ़ गया। और ये 5 गुना जो बढ़ना, 5 टाइम कितना इनिशियल डिपॉजिट हुआ, कितने टाइम बढ़ के जो है टोटल डिमांड डिपॉजिट या टोटल डिपॉजिट क्रिएट करेगा, उस कितने गुने को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। यानी कि ये इनिशियल मनी है, कितनी बार मल्टीप्लाई होकर मार्केट में उसने डिपॉजिट या बैंक में उसने डिपॉजिट क्रिएट की, इस कितने गुने को ही क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर बोलते हैं। यानी कि मनी कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ। इस मनी मल्टीप्लायर का एक फार्मूला है। मनी मल्टीप्लायर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर रेफर टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने क्रेडिट क्रिएशन किया विद द हेल्प ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। इनिशियल डिपॉजिट का यूज़ करके उसने अलग अलग कई गुना ज़्यादा जो है क्रेडिट क्रिएट कर दिया। कैसे, विद द यूज़ ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो 20% था ना, अगर हम कहें लीगल रिजर्व रेशियो 0 हो जाए तब तो 1000 रुपये, फिर 1000 रुपये किसी को लोन देगा, फिर वो लोन अमाउंट फिर बैंक में 1000 रुपये आएंगे, फिर वो 1000 तो जो टोटल जो है वो मनी कितनी गुना मल्टीप्लाई होगी, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर हम बात करें कि जो LRR है वो 0 है, 0% है। सरकार ने कहा, ये सेंट्रल बैंक ने कहा कि आपको एक भी पैसे रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सारे के सारे डिपॉजिट को लोन दे सकते हैं। तो क्या करेगा, 1000 रुपये फिर लोन देगा, फिर ये 1000 रुपये फिर मार्केट में डिपॉजिट आ जाएंगे, फिर 1000 रुपये लोन देगा, फिर 1000 रुपये डिपॉजिट में आ जाएंगे। और ये प्रक्रिया जो है वो इन्फिनिटी रूप से चलती रहेगी। लेकिन चूँकि LRR कहीं ना कहीं होता है और LRR हर स्टेप पे डिपॉजिट को कुछ ना कुछ कम करता जाता है, जिस कारण से एक पॉइंट ऐसा आता है जब पूरा जो है पैसा इनिशियल डिपॉजिट LRR के रूप में या कैश रिजर्व के रूप में स्टोर हो जाता है और मनी मल्टीप्लाई या क्रिएशन का प्रोसेस वहाँ पर ख़त्म हो जाता है।
तो इस कारण से मनी मल्टीप्लायर में LRR का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा, या कितने गुने जो है मनी मल्टीप्लाई होगी, वो कैसे पता चलेगा हमको, LRR से पता चलेगा। हमने बात की कि LRR हमारा 20% है। फॉर्मूला क्या है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। 1/LRR का रकम मतलब 1/20%। 1/20% हो गया ये 1/20%। अब 1 को 20% डिवाइड करना है, तो किसके 20% से, 1 के ही 20% से। 1 का 20% कितना होगा, 0.2, और 0.2 डिवाइडेड बाई ये हो गया टोटल 5। मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, यानी कि 5 गुने जो है मनी मल्टीप्लाई होगी। अब अगर हमको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है वो हमारा 1000 है और LRR हमारा 20% है, तो मनी मल्टीप्लायर होगा हमारा 5, और मनी मल्टीप्लायर डिवाइड इंटू 1000 गुणे 5 इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना होगा मार्केट में, 5000 रुपये के बराबर का। ये हो गया हमारा पूरा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, मनी मल्टीप्लायर को फाइंड करने का तरीका। वही एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम माने कि LRR 20% है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, 5 होगा। इट इज सिग्निफाइड दैट एवरी यूनिट ऑफ मनी केप्ट एज रिजर्व बैंक आर एबल टू क्रिएट 5 यूनिट ऑफ मनी। जितनी भी पैसे आप बैंक में रखने जाएंगे, अगर आप 100 रुपये रखने जाते हैं तो 20% के LRR पे बैंक उसको कितना कर देगा, 500 रुपये कर देगा। अगर आप 1000 रुपये रखते हैं मार्केट बैंक में, तो बैंक उससे क्या करेगा, कितने का डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर देगा, 5 गुना डिमांड डिपॉजिट कर देगा, यानी कि वो 5000 हो जाएंगे। तो चीज़ें किस पे डिपेंड करेंगी, LRR पर डिपेंड करेंगे। अगर हम बात करें कि LRR ज़्यादा हो गया, LRR जो है 20% से बढ़ के 40% हो गया, यानी कि 1/40% हो गया। अब 40% का मतलब कितना हो गया, 1/0.4। 0.4 कितना हो गया, ये 2.5 हो गया। तो अगर हम LRR को ज़्यादा कर दें तो मनी जो है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अब मनी कितना मल्टीप्लाई होगा, अब 1000 रुपये कितने मल्टीप्लाई हो पाएगा, केवल 2.5, यानी कि 1000 रुपये से कितना डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हो पाएगा, 2500 के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मनी रिजर्व ग्रुप में जब उसको ज़्यादा पैसे रखने हैं तो उसको हर एक स्टेप पे लोन देने के लिए पैसे जो हैं कहीं ना कहीं कम होते जाएंगे, जिस वजह से ये बात निकल के आती है कि द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर इज डिटरमाइंड बाई द LRR। LRR की वैल्यू से मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू डिटरमाइन होगी, और जितना हाई होगा LRR उतनी कम होगी मनी क्रिएशन, या उतना कम होगा मल्टीप्लायर, और जितना कम होगा LRR उतना मनी मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा होगा। और जितना कम का मतलब क्या, अगर 10 हो गया, अगर हम कहें कि 20 से 40 हो गया, तो जो मनी मल्टीप्लायर है वो घट के 2.5 आ गया। अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हम कहें कि LRR 30 से घट के 10% आ गया, तब मनी मल्टीप्लायर हमारा कितना होगा, 1/10%। 10% इज इक्वल टू 1/0.1 इज इक्वल टू 10। मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। जहाँ 20% पे वो 5 था, वहाँ 10% पे वो 10 हो गया। यानी कि मनी मल्टीप्लायर अगर कम होगा, LRR अगर कम होगा तो मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा, और अगर LRR या कैश रिजर्व रेशियो जो है वो ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर जो है वो कम होगा। तो ये सारा पूरा प्रोसेस हमारा किसका हो गया, क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, क्रेडिट क्रिएशन के तरीके क्या क्या हैं, कौन कौन सी बातें उसमें इन्वॉल्व हैं, इनिशियल डिपॉजिट्स, LRR, मनी मल्टीप्लायर, 3-4 तरीके हैं, और सारी चीज़ों को हमको एक्सप्लेन करना आना चाहिए।